Welcome. Good morning, all of you. Class 10th, subject SST, पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम से हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, संघीय व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यानी जो संघीय व्यवस्था है वे चलती कैसे है, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, यानी बिना संवैधानिक प्रावधान के संघीय व्यवस्था चलेगी नहीं। इसलिए संघीय व्यवस्था में सबसे पहले बात है कि संविधान बहुत जरूरी है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं कि अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को देना ही होगा। ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है केवल संविधान है, संविधान के साथ साथ वहाँ का जो राजनीतिक चरित्र है वे भी उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साथ साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर हम चर्चा करते हैं, कैसे कह सकते हैं कि संघ व्यवस्था में यानी कैसे चलती है। तो उसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले भाषाई राज। भाषाई राज देखें, हम पढ़ रहे संघीय व्यवस्था चले कैसे, भाषा के आधार पर, कि हमारे भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का निर्माण हो। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक पहली और एक कठिन परीक्षा थी, बहुत कठिन परीक्षा थी कि भाषा के आधार पर किसी राज्य को बनाना, तो फिर बाकी भी राज्य तो नाराज होंगे ना, तो ये बहुत कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। क्यों? हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। इससे पहले हमारा देश में शासन व्यवस्था थी जो राजाओं के शासन थी, राजतंत्र था। लेकिन देश आज़ादी के बाद में हमने राजा के शासन को खत्म करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाई, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उस वक्त से लेकर सन 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार की आप आश्चर्य रह जाएंगे कि अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए और कई प्रांतों की सीमाएं के क्षेत्र भी बदल गए। ये कह रहा है कि अगर पहले देखते हैं, देखिए पहले अगर देखते हैं सन 1945 का भारत देखते हैं तो उसका मानचित्र कैसे है। पहले हमारा भारत देश रजवाड़ों में बटा हुआ था, राजाओं का शासन था उसमें बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था। लेकिन 1947 से बाद में हमारा जो भारत देश का जैसे मानचित्र देखें तो देखिए ये है, तो उसको एक स्वतंत्र राज्य में बांट दिया गया, उसका सीमन किया गया, छोटे राज्यों को कहीं बड़े राज्य मिला दिया गया, किसी की सीमा मिला दी गई, है ना। तो इस प्रकार से उसका चेंज हुआ। नए राज्य को बनाने के लिए, अब देखिए नए राज्य बनाने के लिए ऐसे डायरेक्ट बना दिया, उसके लिए भी हमारे कुछ रूल रेगुलेशन किए कि नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत ने कई पुराने राज्यों की सीमा बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। क्यों सीमा बदली? इसलिए सीमा बदली कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग ना एक ही राज्य में आ जाए। मान लो हो सकता है कोई दूसरा राज्य उसकी सीमा लग रही हो दूसरे राज्य से, तो वहाँ एक ही भाषा बोलने वाले हो तो उसको उसमें मिलाया गया। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, क्या कि भाषा के आधार पर मैं नहीं, जबकि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय या इसको कहते हैं ना एथेनिसिटी की विभिन्नता के रेखांकित करके और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जिसमें जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड और झारखंड, ऐसे राज्य सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है कि केवल भाषा को आधार नहीं माना हमने, भाषा के साथ साथ हमने माना कि उस लोगों की वहाँ की कैसी संस्कृति है, कैसी भूगोल और जाति संरचना है, उन एक ही लोगों का हमने एक समूह बनाया ताकि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था। अब डर तो लग रहा था ही कि कई भाषा के आधार पर हमारा राज्य टूट नहीं जाए, देश टूट नहीं जाए, तो काफी लोग चिंतित थे इसे देश टूट जाएगा। और केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया, यानी स्टॉप कर देगा। जब यानी कि हमारे देश के जो नेता थे ना, उनको ये भय नहीं लगने लगा, ये डर लगने लगा कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे तो कभी हमारा देश के टुकड़े नहीं हो जाए। पहले डर तो एक ही था कि धर्म के आधार पर हमारा देश टूट गया, हिंदू और मुसलमान से हमारा देश का विभाजन हो गया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो हमें दो टुकड़ों में मिला, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान के रूप में। ये बड़ा दुख था हमारे देश के लिए। तो इसी प्रकार से वहाँ के जो भारत के जो नेता थे वे बड़े चिंतित थे कि कहीं भाषा के आधार पर राज्य का गठन करें तो कहीं देश के टुकड़े नहीं हो जाएं। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। तो हमको तो ऐसा हुआ कि हमें भाषा के आधार पर राज्य को बनाने से ज़्यादा हमें मजबूती आई है। इससे प्रशासन में पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो ये था हमारा भाषा राज्य के आधार पर। अगर हम भाषा नीति देखते हैं कि हमारी क्या भाषा नीति एक रही है। जैसे भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई है। हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। सिर्फ हिंदी 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। अब देखिए, अब हम भाषा के आधार पर लेते हैं दूसरी परीक्षा कि भाषा नीति को लेकर भी हमारे संविधान में बहुत सी यानी कि बातें चल रही है। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम उसको हिंदी को वैसे ही कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है, जबकि हमारी हिंदी जो है ना एक राजभाषा है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा है हिंदी को राजभाषा माना गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 40% जो लोग हैं ना वे हिंदी को बोलते हैं। ये राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मान लेंगे तो और भाषा बोलने वाले लोग ना यहाँ पर टकराव हो जाएगा। ये कहेंगे हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं माना। आया समझे? तो हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान की अनुसूची जो 8 है उसमें यानी अन्य भाषा है, हिंदी के अलावा अन्य 21 हैं। अर्थात हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। तो हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं? 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अब जो हमारे संविधान में 22 भाषा हैं, जो अनुसूची 8 में, उस केंद्र सरकार की नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति 8 भाषाओं को अपना मीडियम बना सकता है, उसमें परीक्षा दे सकता है। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बशर्ते उम्मीदवार इसका विकल्प के रूप में चुने। ये शर्त है कि उसको चुनना चाहिए। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है और राज्य को अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। तो कह रहा है कि हर राज्य की भी अपनी राज्य भाषा है और उस राज्य को संविधान के द्वारा ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपने राज्य का या स्थानीय जो काम काज है वे अपनी राज्य की भाषा में करने की स्वतंत्रता है। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। अगर भाषा के आधार पर हम जैसे श्रीलंका वाले चैप्टर में पढ़ा था तुमने कि सिनाला भाषा को एक मान लेगा और को दरकिनार कर देगा, तो वहां पर गृह युद्ध की स्थिति होगी। अगर हमारे भारत में ही हिंदी को मान लेते राष्ट्रभाषा और किसी भाषा को मानता नहीं देते तो हमारे भी श्रीलंका जैसी हालत होती। लेकिन हमारे भारत देश के विद्वान थे, बहुत अच्छे समझदार लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उसने बड़ा ही सोच समझ के काम किया और सबको साथ लेकर चलने का काम किया। इसलिए हमारा देश आज विश्व का एक शांति प्रिय देश के नाम से माना जाता है, जो सब यहाँ एक अपने भाईचारे से रहते हैं। तो हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा को तो अंग्रेजी को भी प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी पदों से मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। ये कह रहा है कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी क्यों छोड़ गए, है ना। एक सारा सी बात है, अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान से तो अंग्रेजी क्यों छोड़ गए, लेकिन उसका एक कारण था। जैसे हमारे दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, तो दक्षिण भारत के जो राज्य जिनको हिंदी नहीं आती, जैसे कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश, इनमें हिंदी नहीं आती या तो उनकी क्षेत्रीय भाषा आती है, तो ऐसे स्टेटों में उसको स्वतंत्रता प्रदान की कि वे अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सबको साथ लेकर चलने का वादा है। ये नहीं किसी को कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, न पहले थोपी गई थी और न आज वर्तमान में व्यक्ति को कोई भी भाषा थोपी नहीं जाती। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय काम में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। देखिए हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया कि ये नहीं है कि आप केवल हिंदी में ही काम काज करोगे, हिंदी के अलावा आप अंग्रेजी में भी अपने कामकाज को कर सकते हो। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषी
अभिजन को लाभ पहुंचेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को ज़्यादा लाभ पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि भाषा कोई बैरियर नहीं है, भाषा कोई बाधा काम नहीं करती, बाद में समझने आना चाहिए। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है। ये नहीं है कि अगर हम हमारी हिंदी को और अगर हम राजभाषा घोषित कर दें, बना दें या राजभाषा है, तो ये नहीं है कि जो हिंदी नहीं बोलने वाले जो राज्य है उनको पर जबरदस्ती भाषा थोप दे। ऐसा नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में गुजरात है तो गुजराती में जैसे गुजराती बोल जाती है, पंजाब में पंजाबी बोल जाती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप हिंदी बोलो, आप अपनी स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करो। तो यहाँ किसी में जबरदस्ती का कामकाज नहीं है। जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं और भारतीय राजनीति में इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है एक ऐसी अच्छी स्थिति से बच गया, जो यहाँ पर झगड़ा होने से गृह युद्ध की स्थिति नहीं हुई, नहीं श्रीलंका जैसी हालत होगी। क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो भारतीय जो नेता थे, राजनेता थे, जो हमारे विद्वान थे, वे बड़े समझदार थे और उसने एक ही नीति अपनाई, सबको साथ लेकर चलने की नीति। यहाँ पर देखिए हमारे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है, लेकिन हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और न जाने कितनी भाषा है, सारी भाषा है और कितने जाति धर्म लोग हैं, हम सब एक प्यार से रहते हैं। तो ये था हमारी देश की भाषा नीति। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।